नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का द देव आईएएस अकेडमी में। और इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित जो स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें कौन से प्रश्न सम्मिलित किए जा रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 1995 से लेकर 2019 तक के यूपीएससी की जो सीएससी परीक्षा, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में जो सवाल पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पे सम्मिलित कर रहे हैं। ठीक है, और ये पिछले 25 वर्षों के प्रश्नों का संकलन है आपके सामने। और हम एक एक करके वीडियो के माध्यम से आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको दे रहे हैं। और एक एक करके वीडियो के माध्यम से हम सारे जो क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न हम सारे कंप्लीट कर चुके हैं। और इनको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक दे दी गई है, उन लिंक की सहायता से आप इन लेक्चर्स तक पहुंच सकते हैं, या फिर आई बटन पर यहाँ पर क्लिक करके भी उन लेक्चर्स तक पहुंचा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सवाल पूछा गया है 2009 में। ठीक है, कथन पर विचार करते हैं। क्या कथन यहाँ पे दिए गए हैं? कथन है पहला, भारत में पहली बार टेलीग्राफ लाइन कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच बिछाई गई थी। कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच बिछाई गई, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है, भारत में प्रथम निर्यात संवर्धक क्षेत्र कांडला, कांडला यहाँ पे गुजरात से संबंधित है। ठीक है, कांडला गुजरात में है, इनमें स्थापित किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा है, कौन से सही है, ये हमको बताने हैं। केवल एक, केवल दो, एक दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। पहले हम इन कथनों पर विचार करते हैं। हम चेक करते हैं क्या ये कथन सही है। भारत में पहली बार टेलीग्राफ लाइन कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच बिछाई गई, क्या ये सही है? सही है। ठीक है, दूसरा कथन है, भारत में प्रथम निर्यात संवर्धक क्षेत्र कांडला में स्थापित किया गया, क्या ये कांडला में स्थापित किया गया था? ये भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार ये दोनों कथन सही है। तो दोनों कथन सही के लिए हम ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन सी है यहाँ पे, एक और दो दोनों। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है सी। भारत की प्रथम टेलीग्राफ लाइन 1850 में कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच प्रारंभ की गई, और पहला निर्यात जोन भारत के कांडला में 1965 में स्थापित किया गया। ठीक है, कांडला में। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है? यहाँ पे भारतीय सिविल सेवा के जनक के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, 2010 में सवाल पूछा गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस या विलियम बेंटिक? तो आप सभी जानते हैं सिविल सेवा के जनक है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस आंसर है इसका सी। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। और लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक ये रहे, और सिविल सर्विसेज को लाने व व्यवस्थित करने वाला पहला व्यक्ति ये था। ठीक है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, सिविल सर्विस को लाने और इसको व्यवस्थित करने वाले पहले व्यक्ति थे। इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है सी। अगले सवाल पर हम आते हैं। अगला सवाल है, 1793 ईस्वी में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियमन का कारण क्या था? 2010 में सवाल पूछा गया, इसका कारण बताना हमको। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि जिला कलेक्टर की राजस्व संग्रहण की दक्षता अन्य कार्यों का बोझ न रहने से बहुत अधिक बढ़ जाएगी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि न्यायिक शक्ति अनिवार्य रूप से यूरोपियन के हाथों में होनी चाहिए, जबकि जिलों में राजस्व संग्रहण का कार्य भारतीयों को सौंपा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है, बेकार है। ठीक है, अगला ऑप्शन है, न्यायिक कार्य के लिए भारत का गहरा ज्ञान और कानून में अच्छा प्रशिक्षण होना आवश्यक था, और लॉर्ड कॉर्नवालिस महसूस करता था कि जिला कलेक्टर को केवल राजस्व संग्राहक होना चाहिए था। तो इसका कारण क्या था? ये जो विनिमय हो, इसका कारण क्या है? इसका कारण पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, ये चौथा है। सॉरी, चौथा नहीं है, तीसरा है। तीसरा यानी ऑप्शन इसका सी। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर है सी। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्यायिक सुधार ब्रिटिश भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की मजबूत आधारशिला बनी। ठीक है, जो
1797 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो न्यायिक सुधार लाए थे वो ब्रिटिश भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की मजबूत आधारशिला बनी। और कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधार कॉर्नवालिस संहिता के नाम से संकलित हुए। कॉर्नवालिस संहिता, ठीक है। कॉर्नवालिस के नए सुधार शक्ति के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित थे और कलेक्टर ही राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। अगला सवाल, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई का तात्कालिक कारण क्या था? इसका तात्कालिक कारण बताना है। ये सवाल 2010 में पूछा गया है। वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। उसे जालंधर के कुष्ठग्रस्त राज्यपाल आदिन बेग खान ने पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। वह मुगल प्रशासन को चहार महल, गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट तथा पसरूर के राजस्व का भुगतान न करने के लिए दंडित करना चाहता था। वह दिल्ली की सीमाओं तक के पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को हड़प कर अपने राज्य में विलय करना चाहता। तो क्या था इसका तात्कालिक कारण? जो अहमद शाह अब्दाली के भारत आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण था। इसका तात्कालिक कारण था वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। आंसर है ए, ठीक है, आंसर है ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अहमद शाह अब्दाली के भारत आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण मराठों द्वारा लाहौर से उसके वायसराय तैमूर शाह का निष्कासन था और इस युद्ध में मराठा बुरी तरह परास्त हुए। अगला सवाल, पांडिचेरी वर्तमान जो पुडुचेरी है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेज ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है ये हमको बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कौन सा सही है, कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। नीचे से चेक करते हैं। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, क्या ये सही है? ये गलत है। अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर कब्जा किया था। मैं आपको बताऊंगा अभी किस सन में किया था। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। ये क्या फ्रांसीसी थे? फ्रांसीसी नहीं थे, ये डच थे। डच, ठीक, फ्रांसीसी नहीं। तो ये दोनों कथन यहाँ पे गलत हो जाते हैं इस प्रकार। पहला कथन यहाँ पे पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ठीक है। तो ये कथन यहाँ पे सही है। सिर्फ पहला जो कथन है वो सही है, यानी आंसर हो जाएगा इसका केवल एक वाला, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए, ठीक है। ऑप्शन इसका ए है। इसके बारे में जानते हैं। और पुर्तगाली प्रथम यूरोपियन शक्ति थी जिसने 16वीं सदी के प्रारंभ में पांडिचेरी पर कब्जा किया और पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति डच थी, डच, ठीक है। और अंग्रेजों ने 1761 में इस पर कब्जा कर लिया। 1761 में अंग्रेजों ने इस पर कब्जा किया था। अगला सवाल है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किसी एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है या देखा जा सकता है। तो 2011 में सवाल पूछा गया है। तो हमको बताना है कि किस कारक के रूप में जोड़कर देखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखना है, रैयत की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, या फिर उपयुक्त ABC कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न यह था कि 1797 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी और निम्नलिखित प्रावधानों में से किसी एक को सामान्यतः इसका कारक के रूप में जोड़कर देखा जा सकता है। तो यहाँ पे कारक हमको बताना था। तो यहाँ पे कारक यहाँ पे कोई भी सही नहीं, 1 2 3 तीनों यहाँ सही नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पे डी वाला उपर्युक्त, इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं इसके बारे में कि किस प्रकार यहाँ पे सही है, ठीक है। कॉर्नवालिस के भूमि संबंधी सुधारों ने कानूनी विवादों में बढ़ोतरी की, जिसका मुख्य कारण न्यायालय के शुल्क का हटाया जाना था, ठीक है। और इसलिए कोई भी किसी को भी न्यायालय में घसीट लाता था। अपील के अधिकार को बढ़ाना भी इसका एक कारण था। वकीलों ने अपनी फीस निर्धारित कर दी। साधारण लोग सरकारी नौकरी पर मुकदमा दायर कर सकते थे, नौकरों पर मुकदमा दायर कर सकते थे। अमानवीय दंड जैसे हाथ पैर नाक और कान काटना आदि समाप्त कर दिए गए। इन सभी कारणों ने सम्मिलित रूप से कानूनी विवादों को बढ़ावा दिया और दिए गए सभी विकल्प कॉर्नवालिस के सुधारों में नहीं आते हैं। जो विकल्प यहाँ पे दिए गए उसके सुधारों में नहीं आते, इसलिए आंसर यहाँ पे डी।
अगला सवाल है, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व साझा कर मुहैया कराया? तत्व ने साझा कारण मुहैया कराया, क्या रीजन थे इसके? ठीक है, 2011 में सवाल पूछा गया है। भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना, जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारों का प्रभाव, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना, जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। तो इससे संबंधित चीजें हम देखते हैं। पहले जनजातीय उत्पाद शब्द के प्रयोग के कारण पहला विकल्प सही माना नहीं जा सकता है। विदेशी धर्म प्रचारक का प्रभाव देखा गया परंतु सभी क्षेत्रों पर नहीं, अतः दूसरा विकल्प गलत है। जो सेकंड वाला विकल्प वो भी गलत है। तीसरा विकल्प भी सही नहीं है क्योंकि समस्त जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों की बढ़ोतरी नहीं हुई, समस्त में नहीं, कुछ में हुई थी लेकिन समस्त में नहीं। चतुर्थ विकल्प सही है क्योंकि विदेशी हस्तक्षेप ने देशज ढांचे का विघटन कर दिया जो सदियों से चला आ रहा था, इसलिए भारत में अनेक विद्रोह का जन्म हुआ। तो इस प्रकार इसका आंसर है यहाँ पे डी। ठीक है, इसका आंसर है यहाँ पे डी। जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण के कारण यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर है आपको याद है डी। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेस की संगठक थी या थे? ठीक है, तो यहाँ पे 2011 में सवाल पूछा गया है, जानेंगे इसके बारे में। और हमको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर हमको बताना है। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो क्या है इसका कारण? होम चार्जेस का संगठक यहाँ पे कौन सी थी? तो हमको बताना है इसमें सही उत्तर कौन सा है। तो यहाँ पे उत्तर है इसका डी। जो तीनों कथन दिए गए वो तीनों यहाँ पे सही है। ठीक है, एक दो तीनों कथन यहाँ पे सही है। और जानते हैं इसके बारे में हम, यह आरसी दत्त की पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया से पता चलता है कि होम चार्जेस ईस्ट इंडिया स्टॉक पर लाभांश है, घरेलू ऋण पर ब्याज है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन व पेंशन तथा ब्रिटिश सैनिकों द्वारा भारत एवं बाहर लड़े गए युद्धों के खर्च इसके प्रमुख संगठक थे, इसलिए इसका आंसर है डी। अगला सवाल, सन 1893 में सर विलियम वेंडरबन तथा W.S. केन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी? किस उद्देश्य से की थी? 2011 में सवाल पूछा गया है। भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए, भारतीयों के साम्राज्यिक न्यायपालिका में प्रवेश हेतु अभियान करने के लिए, भारतीय स्वतंत्रता पर ब्रिटिश संसद में चर्चा सुगम करने के लिए, ब्रिटिश संसद में विख्यात भारतीयों के प्रवेश हेतु आंदोलन करने के लिए। तो यहाँ पे इसका आंसर है ए, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। जानते हैं इसके बारे में, 28 दिसंबर 1885 में 72 सदस्यों की उपस्थिति में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। एओ ह्यूम को जनरल सेक्रेटरी का पदभार सौंपा गया। कलकत्ता के भूमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष चुना गया। विलियम वेंडरबन तथा जस्टिस घॉन जार्डिन अतिरिक्त ब्रिटिश सदस्य थे। बाकी सभी हिंदू थे जो मद्रास तथा बंबई प्रेसिडेंसी के थे। 1893 में वेंडरबन ने उदार दल के सदस्य के रूप में पार्लियामेंट में प्रवेश किया और कांग्रेस राजनीतिक सुधारों की मांग करती आ रही थी। तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे ए, भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन के लिए इसका आंसर है। इंडियन पार्लियामेंट कमेटी की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? तो इसका आंसर है ए। अगला सवाल है यहाँ पे, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2012 में ये सवाल पूछा गया है, तो हमको बताना है कि इन कथनों में से कौन से सही है। कथन को देख लेते हैं हम। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। तीसरा कथन यहाँ पे, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो इसमें से क्या तीनों सही है या कौन सा यहाँ पर सही है हमको देखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं
रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी, ठीक है, तथा किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। कर लगाने से पूर्व भूमि सर्वेक्षण और कर कर का जो है निर्धारण कर लिया जाता था। यानी जो तीनों कथन है यहाँ पे, तीनों कथन जो दिए गए वो सत्य है, ठीक है, तीनों कथन यहाँ पर सत्य है। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए उत्तर हो जाएगा इसका सही सी। केवल 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये था आज का आखिरी सवाल, और आई होप इन लेक्चर को आप एंजॉय कर रहे होंगे, और यदि एंजॉय कर रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पे जरूर दें। यदि आपको पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और पसंद ना आता तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और बाकी लेक्चर्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द IAS अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।